प्यारे बच्चों, आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंतर्गत मूल कॉन्सेप्ट का अध्ययन करेंगे, जिसमें किसी भी पदार्थ में मोलों की संख्या, उसकी मात्रा, कणों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, साथ ही स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट या कांस्टेंटों पर आधारित गणनाएं कैसे की जाती हैं और अभिक्रिया में लिमिटिंग रीजेंट की जानकारी कैसे करते हैं, इसके बारे में हम इस क्लास में अध्ययन करेंगे। इसलिए आज की ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में भी इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। इसलिए पूरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और इसी तरह हमारे वीडियो कंटिन्यू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और डिस्क्रिप्शन में पुराने वीडियो की लिंक और हमारे कोचिंग साधना केमिस्ट्री कोचिंग का पर्सनल ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इस संस्थान का पर्सनल ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और उसमें संचालित कोर्सेस का एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज की जो ये आपकी क्लास है, ये आपकी परीक्षाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसका हम अध्ययन कर लेते हैं। मूल कॉन्सेप्ट का, मूल संकल्पना का, बेसिक केमिस्ट्री के अंतर्गत मूल संकल्पना का अध्ययन करते हैं। मूल कॉन्सेप्ट, मूल संकल्पना यानी कि मूल कॉन्सेप्ट। मूल संकल्पना या मूल कॉन्सेप्ट क्या है? हम एक मूल मात्रा किसे कहते हैं? देखिए, हम पदार्थ को, आप भी जानते हैं कि हम पदार्थ को ग्राम में व्यक्त कर सकते हैं, हम पदार्थ को किलोग्राम में व्यक्त कर सकते हैं, हम पदार्थ को मोल में व्यक्त कर सकते हैं, ग्राम तुल्यांक, ग्राम इक्विवेलेंट में व्यक्त कर सकते हैं। तो बात उठती है कि जब हम पदार्थ को मोल में व्यक्त करें तो एक मूल मात्रा आप किसे कहेंगे? कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ में उसकी एक मूल मात्रा, उस मात्रा को कहा जाता है जिसमें उस पदार्थ के 6.022 गुणा 10 की घात 23 कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उसको आप एक मोल कहते हैं। किसी पदार्थ में जब आपका किसी पदार्थ का एक मोल वह मात्रा होती है जिसमें उसके 6.022 गुणा 10 की घात 23 कण होते हैं। इस संख्या को आप एवोगैड्रो नंबर, आवागाद्रो संख्या भी कहते हैं, या आवागाद्रो नियतांक का ये मान होता है, ये नियत होता है, कांस्टेंट होता है। तो पदार्थ की वह मात्रा जिसमें आवागाद्रो संख्या के बराबर कण उपस्थित होते हैं, एक मोल कहलाती है। अब मान लीजिए कि हम आपसे कहें कि हमारे पास एक मोल परमाणु है, तो इसका मतलब आप बताएंगे कि हमारे पास 6.022 गुणा 10 की घात 23 परमाणु है। कण का मतलब परमाणु, अणु, आयन, कुछ भी हो सकता है। परमाणु, अणु या आयन, ये कण का मतलब है।
जैसे हम कहा जाए कि हमारे पास किसी पदार्थ के 1 मोल अणु हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा कि 6.022 गुणा 10⁻23 अणु है हमारे पास। अब हम मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पर हम आपसे कहें कि हमारे पास 1 मोल सोडियम परमाणु है, तो 1 मोल सोडियम परमाणु का मतलब हो जाएगा 6.022 गुणा 10⁻23 सोडियम परमाणु। इसी तरह कहा जाए कि भैया 1 मोल H2O अणु है हमारे पास, तो इसका मतलब हो जाएगा उसमें 6.022 गुणा 10⁻23 H2O अणु है। यानी कि कहा जाए 1 मोल जल का क्या मतलब है, तो जल की वह मात्रा जिसमें 6.022 गुणा 10⁻23 H2O अणु उपस्थित होते हैं 1 मोल कहलाती है। इसी तरह हम कहें कि हमारे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहेंगे कि भाई 6.022 गुणा 10⁻23 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। तो देखिए इसी से आप फैराडे कांस्टेंट भी निकालते हैं। आप जानते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो आपका 1 फैराडे माना जाता है, जिसका मान आप 96,485 या लगभग 96,500 कूलाम प्रति मोल लिखते हो। 1 फैराडे का मतलब 1 फैराडे का मतलब 96,485 या 96,500 कूलाम प्रति मोल लिखते हो, और 1 फैराडे 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश होता है। अब इसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? आप जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलाम माइनस का आवेश होता है। और हमारे 1 मोल में 1 मोल इलेक्ट्रॉनों में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 6.022 गुणा 10⁻23 इलेक्ट्रॉन है हमारे 1 मोल इलेक्ट्रॉनों में। तो आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश निकालेंगे तो दोनों का गुणा हो जाएगा। तो भैया 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? 6.022 गुणा 10⁻23 का गुणा हो जाएगा 1.6 गुणा 10⁻−19 में, इतने कूलाम में। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी 96,485 लगभग 96,500 कूलाम प्रति मोल। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 6.022 गुणा 10⁻23 इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए आप 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश निकाल पाते हैं, क्योंकि आप 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश जानते हैं और 1 मोल इलेक्ट्रॉनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जानते हैं, दोनों का गुणा करा देते हैं तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश आ जाता है, जो कि 1 फैराडे माना जाता है और जिसकी वैल्यू आप 96,500 कूलाम प्रति मोल रखते हो। तो किसी भी पदार्थ के बारे में आपने जाना कि पदार्थ का 1 मोल वह मात्रा होती है जिसमें उस पदार्थ के 6.022 गुणा 10⁻23 कण होते हैं, और ये संख्या आवागाद्रो संख्या कहलाती है, आवागाद्रो नीयतांक कहलाता है। अब हम जान लेते हैं कि मोल को आप, अगर हमें पदार्थ की मात्रा ग्राम में दी हो तो हम मोल को कैसे निकालेंगे। किसी भी पदार्थ की ग्राम में मात्रा दी हो तो हम मोल को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। देखिए मोलों की संख्या पदार्थ के मोलों की संख्या
बराबर होता है पदार्थ का ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान, ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान बटे पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान यानी कि अगर पदार्थ परमाणुओं के रूप में है तो मोलर द्रव्यमान को आप परमाणु भार लिखते हैं। अगर पदार्थ अणुओं के रूप में है तो आप अणु भार लिखते हैं। तो पदार्थ की ग्राम में व्यक्त मात्रा बटी पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, मोलों की संख्या n बराबर आप लिखते हैं W बटे ग्राम में मात्रा W बटे m। इस सूत्र से आप पदार्थ के मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हो। और जब पदार्थ के मोलों की संख्या आ जाती है तो उसमें कणों की संख्या निकाल सकते हैं 6.022 गुणा 10 की घात 23 का गुणा करा के उसमें कणों की संख्या निकाल सकते हैं। तो मोलों की संख्या बराबर ग्राम में मात्रा बटी मोलर द्रव्यमान। इसके बाद देखिए, अगर हमें मोलर द्रव्यमान निकालना है, मोलर द्रव्यमान का मतलब क्या है? मोलर द्रव्यमान का मतलब है पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान होता है जो आपका ग्राम में व्यक्त अणु भार या परमाणु भार के बराबर कर दिया जाता है। कोई भी पदार्थ है, अगर हम उसके अणु भार या परमाणु भार को ग्राम में लिख देंगे, ग्राम में व्यक्त कर देंगे, तो वो एक मोल मात्रा बन जाती है। सपोज डेट कि आपके पास कहा जाए कि सोडियम यानी कि Na, सोडियम का मोलर द्रव्यमान कितना होगा? सोडियम का मोलर द्रव्यमान कितना होगा? एक मोल का द्रव्यमान। तो भाई सोडियम का जो परमाणु भार होता है वो 23 होता है। तो हम इसका मोलर द्रव्यमान लिख सकते हैं 23 ग्राम प्रति मोल। ये मोलर द्रव्यमान, देखिए परमाणु भार को आपने ग्राम में व्यक्त कर दिया, मोलर द्रव्यमान बन गया। इसी तरह मान लीजिए कहा जाए HCl का मोलर द्रव्यमान, HCl का मोलर द्रव्यमान कितना होगा? तो भैया HCl का आप अणु भार निकाल लेंगे। अणु भार कैसे निकलता है? परमाणु भारों को जोड़ देंगे। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, क्लोरीन का परमाणु भार 35.5, आप जोड़ेंगे आएगा 36.5। और अगर आप इस अणु भार को ग्राम में व्यक्त कर देंगे तो ये मोलर द्रव्यमान बन जाएगी। तो आपका HCl का जो मोलर द्रव्यमान होगा वो होगा 36.5 ग्राम प्रति मोल। इतनी बात समझ में आई? तो आपने एक मोल मात्रा जानी, और अगर आप पदार्थ के अणु भार या परमाणु भार को ग्राम में व्यक्त कर देते हैं तो वो मोलर द्रव्यमान बन जाती है। अब सवाल में जब आपको ग्राम में मात्रा दी हो तो उसके मोलर द्रव्यमान की सहायता से आप उसमें मोलों की संख्या निकाल सकते हैं, और मोलों की संख्या की सहायता से आप उसमें कणों की संख्या निकाल सकते हैं। बड़ा ही सिंपल है। जब आपको इसके क्वेश्चन कराए जाएंगे तब आपको मजा आएगा कि कितना आसान है मोल कॉन्सेप्ट। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल सरल और स्पष्ट, जिससे आप आसानी से इस पर कंसंट्रेट कर सकते हैं, इसको आसानी से सीख सकते हैं। तो आपने मोल जाना, मोलर द्रव्यमान जाना। अब आप जान लेते हैं मोलर आयतन। मोलर आयतन क्या है? जिस प्रकार से एक मोल पदार्थ का द्रव्यमान आपका मोलर द्रव्यमान है, उसी प्रकार
एसटीपी पर एक मोल गैस जो आयतन घेरती है उसको आप मोलर आयतन कहते हैं। कोई भी गैस एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी पर कोई भी एक मोल गैस कोई भी हो, एसटीपी पर एक मोल गैस द्वारा घेरा गया आयतन उसका क्या कहलाता है? उसका मोलर आयतन कहलाता है बेटा जी। मोलर आयतन कहलाता है Bm। तो एसटीपी पर प्रत्येक गैस 22.4 लीटर आयतन घेरती है। फिक्स है ये 22.4 लीटर है। इसमें आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपकी वैल्यू मिलीलीटर में बन जाएगी। तो आप इसको लिख सकते हैं 22,400 मिलीलीटर्स। और हमने आपको बताया था कि जो हमारा मिलीलीटर्स होता है वो घन सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर होता है। इस बात को भी अभी हम सिद्ध कर देते हैं। तो आप इसको 22,400 क्यूबिक सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो एसटीपी पर एक मोल गैस जितना आयतन घेरती है उसे मोलर आयतन कहते हैं। एसटीपी पर एक मोल गैस 22.4 लीटर आयतन घेरती है, या 22,400 मिलीलीटर आयतन घेरती है, या 22,400 घन सेंटीमीटर आयतन घेरती है। तो ये मोलर आयतन की वैल्यू होती है, चाहे वो कोई भी गैस हो। इसका भी यूज मिलेगा आपको आंकिक प्रश्नों में। अब चूंकि आप मिलीलीटर्स को क्यूबिक सेंटीमीटर्स क्यों लिख देते हैं? देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक घनाकार पात्र है, घन के आकार का हमारे पास एक कोई पात्र है। इस टाइप से आपका जो है एक क्यूबिक है। घन के आकार का हमारे पास एक पात्र है जिसकी प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है मान लीजिए वो 1 डेसीमीटर है। तो इस पात्र का जो आयतन होगा, वॉल्यूम, वो आपका 1 डेसीमीटर गुणा 1 डेसीमीटर गुणा 1 डेसीमीटर हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि इस पात्र का आयतन 1 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। और हम जानते हैं कि 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं बेटा जी। तो आप यहाँ 1 डेसीमीटर की जगह 10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर, इस तरह से लिख सकते हो। तो टोटल ये V बराबर आपका 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी घन सेंटीमीटर हो जाएगा। ये इस पात्र का आयतन है। अब अगर हम इस पात्र में कोई भी द्रव भरें, कोई भी लिक्विड भरें, जैसे मान लीजिए जल, तो वो लिक्विड आपका इस पात्र में 1 लीटर भर जाता है। 1 लीटर लिक्विड इस पात्र के अंदर आप भर सकते हैं। 1 लीटर आप इस पात्र के अंदर लिक्विड भर सकते हैं, जल भर सकते हैं। इसलिए आप फाइनली कह सकते हो कि जो 1 लीटर वॉल्यूम होता है वो 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, या फिर आप कह सकते हो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर होता है। ये सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर्स होते हैं। और आपने अभी अभी जाना कि 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। और आपने अभी अभी जाना कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब्स होते हैं। तो देखिए, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर्स होते हैं, 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर्स होते हैं। तो आप फाइनली कह सकते हैं कि जो 1 मिलीलीटर वॉल्यूम होता है, 1 मिलीलीटर आयतन होता है, वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है।
इसलिए आप एक मोल गैस के आयतन को एसटीपी पर 22.4 लीटर कह सकते हैं, या 22,400 मिलीलीटर्स कह सकते हैं, या 22,400 क्यूबिक सेंटीमीटर्स या घन सेंटीमीटर्स कह सकते हैं। तो ये आपने मूलर आयतन जाना, मूलर द्रव्यमान जाना, मूल जाने। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं ग्राम अणु के द्रव्यमान की, ग्राम परमाणु द्रव्यमान की, जिनका सेंस, जिनका अभिप्राय मोल से ही होता है, नंबर ऑफ मोल से ही होता है, मोल से ही जिसका अभिप्राय होता है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जैसे कणों की संख्या दी हो, कणों की संख्या दी हो और उसमें मोल पूछ दिए जाएं, कणों की संख्या दी हो आंकिक प्रश्न में और उसमें मोलों की संख्या पूछ दी जाए, तो हम उसको उसी प्रकार से लगा सकते हैं। एक तो सेंस के आधार पर, चूंकि इसलिए का प्रयोग करके कि भैया जो 6.022 गुणा 10⁻23 कण होते हैं वो एक मोल में होते हैं, तो एक कण कितने में होगा, ठीक है, इसलिए उतने कण कितने में होंगे। तो मान लीजिए हमारे पास कोई पदार्थ है और उसके पदार्थ के हमारे पास कैपिटल एन कण दिए गए हैं, ये मतलब गिवन है, क्वेश्चन में ये गिवन है, दिए गए हैं कि एन कण है, उसमें कैपिटल एन कण है और हम एक कांस्टेंट जानते हैं एन, एवोगाड्रो कांस्टेंट या एवोगाड्रो नंबर 6.022 गुणा 10⁻23। तो आप यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स यानी कि मोलों की संख्या स्मॉल एन निकाल सकते हैं। मोलों की संख्या हो जाएगी कुल कणों की संख्या बटे एवोगाड्रो कांस्टेंट। इस सूत्र से भी आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट मोल निकाल सकते हो। अब इसको हम सिद्ध कर देते हैं कि भाई कैसे निकल आता है, इस कॉन्सेप्ट को या ऐसा सूत्र कैसे हो गया, इसको आप देख लेते हैं कैसे आप इसको बना सकते हैं। तो आपने अभी अभी पढ़ा, चूँकि आप जानते हैं कि 6.022 गुणा 10⁻23 कण होते हैं बराबर एक मोल पदार्थ में। एक मोल पदार्थ में आप कितने कण होते हैं, इसलिए एक कण होगा बराबर, ये एक है, कम के लिए भाग हो जाता है, ये बटे में चला जाएगा, तो 1/6.022 गुणा 10⁻23 मोल पदार्थ में। इसीलिए कैपिटल एन कण होंगे, कैपिटल एन कण होंगे, तो कैपिटल एन का इसमें क्या हो जाएगा भैया, गुणा हो जाएगा, कैपिटल एन बटे 6.022 गुणा 10⁻23 मोल पदार्थ में। देखो पदार्थ के मोल आ गए कि नहीं आ गए, मतलब जो ये पदार्थ के मोल हैं वो एन बराबर आ गए कैपिटल एन बटे 6.022 गुणा 10⁻23, और इस 6.022 गुणा 10⁻23 को क्या कहते हैं आप, एवोगाड्रो कांस्टेंट कहते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कैपिटल एन बटे एन लिख सकते हैं। देखिए भाई उतना ही सूत्र बन गया है। तो आपको अगर क्वेश्चन में कणों की संख्या दी हो और मोलों की संख्या पूछी जाए तो आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। एवोगाड्रो कांस्टेंट या एवोगाड्रो नंबर की हेल्प से आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स से आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि कणों की संख्या, अणुओं परमाणुओं की संख्या, आयनों की संख्या आप निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अब बात कर लेते हैं भाई कि स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट क्या है।
स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट क्या हैं, उनसे रिलेटेड कैलकुलेशंस आप कैसे करेंगे। स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट क्या होते हैं और उनसे रिलेटेड आप क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। यानी कि कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमितीय पर आधारित गणनाएं। तो इसके अंतर्गत हमें जानना है स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट या इसके बेस्ड कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। तो देखिए, इसके लिए आप संतुलित रिएक्शंस लेते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट, सपोज डेट कि आपके पास ये रिएक्शन दी है A+B और इससे बन रहा है C+D। A+B से C+D बन रहा है। इस टाइप की एक रिएक्शंस दी है और एक इस टाइप की रिएक्शंस दी है, इस टाइप की एक रिएक्शंस दी है। तो अब यहाँ पर देखिए, ये स्मॉल लेटर्स में संतुलन के लिए आपने गुणांक यूज किए हैं, संतुलन के लिए गुणा कराया है। तो यहाँ पर जो ये स्मॉल लेटर में जो संकेत आपने यूज किए हैं, इन्हीं को आप स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। यानी कि इस रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d है। इसी पर आधारित आपको गणना करनी है। इसी पर आधारित या इस टाइप की कोई भी रिएक्शन दी हो, संतुलित समीकरण लेते हैं आप, और उस संतुलित समीकरण में पदार्थों में जो गुणांक होते हैं वो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक होते हैं। उनको आप डायरेक्टली मोल्स में लिख सकते हो, फिर उससे आप ग्राम में बदल सकते हो, फिर उसको आप आयतन के रूप में लिख सकते हो, है ना। तो एक एग्जाम्पल समझेंगे तो बात आपको जो है समझ में आ जाएगी, अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। एक उदाहरण आप अच्छे से जान लेते हैं। कोई भी एक जनरली रिएक्शन ले लीजिए, मान लीजिए कि N2 + 3H2, इससे बन रहा है भाई 2NH3 अमोनिया। सिंपल सी रिएक्शन ये। तो यहाँ पर ये संतुलित रिएक्शन है, यहाँ 1 का गुणा है, यहाँ 3 का गुणा है, यहाँ 2 का गुणा है। तो ये 1, 3, 2 स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट हुए। तो इस 1 का गुणा है, इसलिए आप जनरली इसको 1 मोल लिख सकते हैं, 1 मोल। यहाँ पर 3 का गुणा है, आप इसको 3 मोल लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 का गुणा है, आप इसको 2 मोल लिख सकते हैं। अब हमने बताया था भी आपको कि अगर पदार्थ के परमाणु भार या अणु भार को ग्राम में व्यक्त कर दिया जाए तो वो 1 मोल बन जाती है। तो हम यहाँ पर इनके अणु भारों का प्रयोग कर देंगे और उसमें अणु भारों का गुणा करा देंगे, तो ये मात्रा आपकी ग्राम में आ जाएगी। तो देखिए, नाइट्रोजन का जो अणु भार होता है वो 28 होता है। आप जानते हैं कि नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है। 2 नाइट्रोजन परमाणु हैं, इसका अणु भार 28 हो जाएगा। मतलब आप 1 गुणा 1 मोल है तो 28 लिख सकते हैं, 1 गुणा 28 ग्राम ऐसा कह सकते हैं। इसी प्रकार 3 गुणा 2 ग्राम, क्योंकि हाइड्रोजन का अणु भार 2 होता है। इसी प्रकार 2 गुणा नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 3, 17, 2 गुणा 17 ग्राम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये अणु भारों को आपने ग्राम में व्यक्त कर दिया तो प्रति मोल के हिसाब से मात्रा बन गई।
तो आप इसको लिख सकते हैं 28 ग्राम, इसको आप लिख सकते हैं 6 ग्राम और इसको आप लिख सकते हैं 17 दूनी 34 ग्राम। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या लाभ है। तो इससे क्या लाभ होता है कि रासायनिक समीकरण पर आधारित सवालों को हम लगाते हैं। जैसे कह दिया जाए कि मेथेन के 1 मोल का दहन कराने पर कितनी मात्रा बनेगी, जल की कितनी मात्रा बनेगी, इस टाइप के क्वेश्चंस इससे जो है डायरेक्ट सॉल्व हो जाते हैं। तो आपने देखा 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन संयोग करके 2 मोल अमोनिया बना रही है। इसी प्रकार 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन संयोग करके 34 ग्राम अमोनिया बना रही हैं। इसके अलावा आप एसटीपी पर इस 1 को 1 लीटर लिख सकते हो, इस 3 को 3 लीटर लिख सकते हो और 2 को आप 2 लीटर लिख सकते हो। तो आप कह सकते हो कि 1 लीटर नाइट्रोजन और 3 लीटर हाइड्रोजन संयोग करके 2 लीटर अमोनिया बनाती है। इसी को आप स्टाइकियोमेट्री कहते हैं। इन गुणांकों को जो ये संतुलित समीकरण में आते हैं, ये गुणांक आपके स्टाइकियोमेट्रिक कांस्टेंट कहलाते हैं। इसी से इतनी जानकारी से आप इस पर आधारित सवालों को लगा सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो जैसे कहा जाए कि 1 मोल मीथेन CH4 के दहन से जल की कितनी मात्रा बनेगी, जल की कितनी मात्रा बनेगी, ऐसा कहा जाए भाई। तो आप सबसे पहले दहन कराएंगे तो हाइड्रोकार्बन की ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराते हैं। जब भी हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनते हैं। तो CH4 प्लस ऑक्सीजन से आप रिएक्शन कराएंगे, बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2। अब देखिए 4 हाइड्रोजन है यहाँ पर, आप यहाँ 2 से गुणा कराएंगे, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। 1 कार्बन है 1 कार्बन है, 2 और 2 4 ऑक्सीजन है आपकी, आप यहाँ 2 से गुणा कराएंगे 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको संतुलित समीकरण प्राप्त हो गई। कभी कभी सवाल में आपको संतुलित समीकरण दी भी जाती है और अगर नहीं दी है तो जो भी कहा जाए, जिसकी क्रिया कहा जाए उसके अकॉर्डिंग आप वो क्रिया करा सकते हैं, रिएक्शन को अनुमान विधि से संतुलित कर सकते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गुणांक 1 है तो आप इसको 1 मोल लिख सकते हैं, यहाँ पर गुणांक 2 है तो आप इसको 2 मोल लिख सकते हैं, यहाँ पर गुणांक 1 है तो इसको आप 1 मोल लिख सकते हैं, इसी प्रकार इसको आप 2 मोल लिख सकते हैं। राइट। अब इसका जो अणु भार होता है वो 12 4 16 होता है तो आप इसको 16 ग्राम लिख सकते हैं। और इसका जो अणु भार होता है आपका ऑक्सीजन का भी परमाणु भार कितना होता है 16, 2 ऑक्सीजन है 32 हो जाएगा, अणु भार 32 दूनी 64, 164 ग्राम लिख सकते हैं। इसको कार्बन डाइऑक्साइड 44 होता है 44 ग्राम लिख सकते हैं। जल का 18 होता है अणु भार, 2 मोल है तो आप 2 गुणा 18 ग्राम लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 1 मोल मीथेन से 2 गुणा 18 ग्राम जल, यानी जल की मात्रा कितनी आ रही भाई, जल की मात्रा आ रही है 2 गुणा 18 ग्राम, मतलब 18 दूनी 36 ग्राम। तो आपको बड़े आसानी से मौखिक ही पता चल गया कि भैया 1 मोल मीथेन के दहन से जल की कितनी मात्रा बनेगी, 36 ग्राम मात्रा बनेगी। अगर कह दिया जाए 16 ग्राम मीथेन के दहन से जल की कितनी मात्रा बनेगी, तो भी 16 ग्राम मीथेन के दहन से 36 ग्राम मात्रा बनेगी। इसके अलावा अगर ये मात्रा बदल दे कि भाई 8 ग्राम पर बताओ 10 ग्राम पर बताओ, तो भी आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं कि 16 ग्राम से 36 ग्राम बनती है तो 1 ग्राम से 36/16 ग्राम बनेगी, है ना। 8 ग्राम से फिर उसमें आप 8 का गुणा करा देंगे। तो इस तरह से ये बहुत ही हेल्पफुल होता है स्टाइकियोमेट्रिक कांस्टेंट। इसकी सहायता से आप केमिकल रिएक्शन बेस्ड न्यूमेरिकल्स और कैलकुलेशंस को हैंडल कर सकते हैं।
अब देखिए, अब हम बात करते हैं लिमिटिंग रीजेंट की। लिमिटिंग रीजेंट का डिटेल आपको जो है हम अगली वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी हम हल्का सा उसकी चर्चा कर लेते हैं लिमिटिंग रीजेंट की। देखिए, आप जानते हैं कि अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उनको आप अभिकारक कहते हैं, और अभिकारकों की क्रिया के फलस्वरूप जो बनते हैं उनको आप उत्पाद कहते हैं। अब अभिकारक में भी भाग होते हैं, कोई एक पदार्थ सबस्ट्रेट होता है, क्रियाधार होता है, तो कोई दूसरा पदार्थ रीजेंट यानी अभिकर्मक होता है। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं या अभिकर्मक कहलाते हैं। अब मान लीजिए किसी अभिक्रिया में दो अभिकारक भाग ले रहे हैं या दो से अधिक अभिकारक भाग ले रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि रिएक्शन होने के लिए सभी अभिकारकों की जो मात्राएं हैं वो रिएक्शन होने के अनुसार उपलब्ध हों। यह आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि उस रिएक्शन में हो सकता है कि एक अभिकारक की खपत अधिक हो रही है, दूसरे की कम हो रही है। इसलिए कभी कभी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की मात्राएं आवश्यकता अनुसार उपलब्ध नहीं होती हैं। जितनी आवश्यक होनी चाहिए उतनी उपलब्ध नहीं होती हैं। ऐसी स्थिति में जब कोई एक अभिकारक अभिक्रिया के दौरान समाप्त हो जाता है, तो दूसरा अभिकारक चाहे जितनी अधिक मात्रा में बना रहे, अभिक्रिया वहीं पर रुक जाती है। तो वह अभिकर्मक, वह अभिकारक जो अभिक्रिया में सर्वप्रथम नष्ट हो जाता है, सर्वप्रथम समाप्त हो जाता है या खर्च हो जाता है, उसी को आप लिमिटिंग रीजेंट, हिंदी में आप उसे सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। सीमांत अभिकर्मक कहते हैं, यानी जिसकी सीमा का अंत हो गया हो, सीमांत अभिकर्मक जो समाप्त हो गया हो। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक आवश्यक नहीं होते हैं कि समान मात्रा में उपलब्ध हों, आवश्यक नहीं होते हैं कि अभिक्रिया के अंत तक उपलब्ध रहें। जब किसी अभिक्रिया में कोई एक अभिकारक अभिक्रिया पूर्ण होने से पहले ही समाप्त हो जाता है, शीघ्र समाप्त हो जाता है, तो अभिक्रिया वहीं पर रुक जाती है। तो अभिक्रिया में जो अभिकर्मक शीघ्र समाप्त होता है, जल्दी समाप्त हो जाता है, उसको हम सीमांत अभिकर्मक या लिमिटिंग रीजेंट कहते हैं। क्रिया वहीं पर रुक जाती है, और जब हम इस केमिकल रिएक्शन बेस्ड कैलकुलेशंस को करते हैं तो हमें लिमिटिंग रीजेंट का विशेष ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि लिमिटिंग रीजेंट पर रिएक्शन जो है रुक जाती है, प्रोडक्टों का बनना बंद हो जाता है। इसलिए सवाल को सॉल्व करते समय इस बात का हमें विशेष ध्यान देना पड़ता है, अन्यथा सवाल गलत हो जाता है। तो ये आज की क्लास हमारी बेसिक केमिस्ट्री क्लास थी। अब आप अगली वीडियो में आप इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। आपको बिल्कुल शानदार, एकदम एक एक क्लियर और हर कायदे के आपको आंकिक प्रश्न बताए जाएंगे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपकी अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षाओं के लिए भी आपकी ये क्लासें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपको कंटिन्यू हमारे कोचिंग संस्थान के ऐप पर और हमारे YT चैनल पर SD केमिस्ट्री पर आपको कंटिन्यू वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और कमेंट में लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, इस क्लास में कौन सी कमी रह गई है या ठीक से समझ में नहीं आया है। तो हम पूर्ण कोशिश करेंगे, पूर्ण प्रयास करेंगे कि आपकी हर समस्या का समाधान किया जाए। धन्यवाद।